नमस्कार प्यारे साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं पर्यावरण अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। साथियों, इसमें आपको 30 प्रश्न हल करवाए जाएंगे। शुरुआत करते हैं साथियों हमारे पहले प्रश्न की, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन प्रेस, जिससे आगे आने वाली वीडियो की सूचना आप सभी को सबसे पहले उपलब्ध हो सके। शुरुआत करते हैं साथियों पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो साथियों हमारे देश में जो ठंडा रेगिस्तान है वो है लद्दाख। सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लेह लद्दाख वाला है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिकता दर्शाती है मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण, जैविक ऑक्सीजन की घटी हुई मांग, फास्फोरस द्वारा जनित प्रदूषण, हाइड्रोकार्बन द्वारा जनित प्रदूषण। साथियों पानी में क्लोरोफॉर्म की मात्रा अधिक है तो उसका तात्पर्य है कि मानव द्वारा जो निर्मित जो कचरा होता है उसके द्वारा जो प्रदूषण होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म की अधिकता, मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण। ठीक है मित्रों, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी परिवार की छोटी इकाई एकल परिवार का एक गुण है? साथियों एकल परिवार का इनमें से कौन सा गुण है? श्रम विभाजन की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तित्व के विकास का अवसर, सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। आप सभी साथी जानते हैं जो एकल परिवार होता है उसके अंतर्गत व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास का अवसर अधिक मिलता है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 है श्रम विभाजन की सुविधा। साथियों यहाँ पर काम बढ़ाने वाला कोई नहीं होता है, उसको अपने कार्य स्वयं से करने पड़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा, समाज के दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, उससे उसको सुरक्षा रहती है, लेकिन इसमें व्यक्तित्व अपने अकेले रहकर खुद का व्यक्तित्व का विकास अच्छे तरीके से कर पाता है मित्रों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी किसे कहते हैं? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, राजस्थानी लोकगीत। तो आप सभी साथियों को बता दूं, राजस्थानी संस्कृति में जो ओलंदी है वो है नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। साथियों राजस्थानी भाषा में ओलंदी कहते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग शब्दों से पुकारते होंगे, जैसे हमारी तरफ कहते हैं उनिंदी। तो आप सभी साथी ध्यान रखिए, ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की होती है या स्त्री जो भी साथ जाती है दुल्हन के, वो होती है ओलंदी। अगला प्रश्न है, जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम क्या है? साथियों जोधपुर का जो दुर्ग है मेहरानगढ़, तो उसका अन्य नाम क्या है? सोनारगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, सुदर्शनगढ़, मयूरध्वजगढ़ या मोरध्वज। तो साथियों जोधपुर का जो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है उसका अन्य नाम है मयूरध्वजगढ़, मोरध्वज का गढ़। आप सभी साथी इस चीज को नोट करते रहे मित्रों। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? राजस्थान की जो चित्रकला है उसकी मूल शैली कौन सी चित्र शैली है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, शेखावाटी शैली। तो साथियों राजस्थान की चित्रकला की जो मूल शैली है वो मेवाड़ शैली को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंधित किया गया। प्लास्टिक जो कैरी बैग था वो कब प्रतिबंधित किया गया था? 1 अगस्त 2010, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2015। साथियों प्लास्टिक कैरी बैग जो प्रतिबंधित किया गया था वो 1 अगस्त 2010 को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1। साथियों यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा पूछा गया है, आप सभी साथी प्रश्न को ध्यान से पढ़े, न कि भारत सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार ने 1 अगस्त 2010 को प्रतिबंधित कर दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करतामा प्रतिबंध। साथियों मिसटाइप हुआ है यहाँ पर, देश में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने के लिए प्रतिबंध लगाने हेतु धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? सार्वजनिक स्थलों पर आपको धूम्रपान करने का प्रतिबंध लगाया था, उसको धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत लगाया गया था। कब लागू किया गया था? धूम्रपान करना प्रतिबंध, ये है साथियों पर, करतामा करना है। आप सभी साथी नोट करते रहें ऐसे मिसप्रिंट को, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 31 मई 2007, 2 अक्टूबर 2008, 31 मई 2012, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु धूम्रपान जो निषेध अधिनियम लागू किया गया था वो 2 अक्टूबर 2008 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तेपांग हिमाचल प्रदेश, कसाबा जम्मू कश्मीर, भागवान बिहार, गोंचा लद्दाख। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भगवान बिहार से संबंधित नहीं है। साथियों भगवान जो है किससे संबंधित है? सबसे पहले तो इसको जान लीजिए,
झारखंड से संबंधित भगवान जो वस्त्र है और ये पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। तेपांग हिमाचल प्रदेश से साथियों। तेपांग क्या होता है? पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली जो किन्नौरी टोपी होती है उसको हम तेपांग कहते हैं। कसाबा जम्मू कश्मीर में पहनते हैं फिरन के साथ लाल रंग की टोपी, उसे कसाबा कहते हैं। गोचा क्या होता है? लद्दाख के लोग पहनते हैं, पुरुषों के द्वारा पहना जाता है और ये खासकर गले में पहना जाता है, जो कि भेड़ की जो खाल होती है उससे बना ऊनी वस्त्र होता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसमें ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण का प्रावधान? साथियों, जो ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो कौन से संशोधन के तहत किया गया है? 72वां, 73वां, 78वां, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी साथियों को बता दूं 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? ग्राम पंचायत में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरस्वती मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 पुष्कर में, हल्दीघाटी में, बीकानेर में, जयपुर में। तो साथियों सरस्वती जो मंदिर है वो पुष्कर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घास भूमि क्षेत्र के पाली तंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी? साथियों खाद्य श्रृंखला अगर हम बनाए घास भूमि क्षेत्र की तो देखिए सबसे पहले घास को कौन खाते हैं? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेंढक। और मेंढक को खाएंगे सर्प, और सर्प को कौन खाते हैं? गिद्ध। तो हमारे ये जो गिद्ध क्या है? मांसाहारी है। तो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होगा? मांसाहारी होगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? साथियों ग्रह होते हैं हमारे कितने हैं, उनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। ठीक है मित्रों, तो उनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? बुध, शनि, शुक्र, पृथ्वी। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शनि। शनि क्या है हमारा? आंतरिक ग्रह नहीं है। आप सभी साथियों को बता दो हमारे जो आंतरिक ग्रह हैं वो 4 ग्रह आंतरिक हैं। आप सभी नोट कर सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह हैं। और आंतरिक ग्रह क्या होते हैं? ऐसे ग्रह हैं जिनकी संरचना चट्टानी या स्थलीय होती है और ये आमतौर पर अपरिवर्तनीय जो खनिज होते हैं उनके द्वारा बने हुए होते हैं। ठीक है मित्रों, तो हमारा राइट आंसर है शनि जो है आंतरिक ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है BCG का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है? गलफड़े, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, टिटनेस। तो साथियों BCG का जो टीका है वो क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग को हम टीबी का रोग भी कहते हैं मित्रों। और ये जो BCG का जो टीका है, BCG की फुल फॉर्म क्या है? तो आप सभी साथी नोट कर सकते हैं, बैसिलस कैलेमिट-ग्यूरिन। क्या है? बैसिलस मैं लिख देता हूं साथियों आप सभी को, बैसिलस कैलेमिट-ग्यूरिन। ठीक है मित्रों, BCG की फुल फॉर्म कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछती जाती है। और जो क्षय रोग होता है, जो टीबी रोग, वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है मित्रों, आप सभी साथी नोट कर सकते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा टीबी या क्षय का रोग होता है और उसके लिए टीका है BCG का टीका। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले, राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री। तो साथियों राज्य उपभोक्ता संरक्षण जो परिषद होती है उसका अध्यक्ष होता है राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा वर्तमान में जल संकट का कारण है। साथियों जल संकट जो है उसका क्या कारण है? उद्योगों में जल का बेतहाशा प्रयोग, अकुशल कृषि जल प्रबंधन में जल का अत्यधिक अपव्यय, शहरों व कस्बों में घरों, साथियों यहाँ पर टाइप पूरा नहीं हुआ, शहरों व कस्बों में घरों में जल का अपव्यय। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उक्त सभी जो है वर्तमान में जल संकट का कारण बने हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अशोक मेहता समिति रिपोर्ट का संबंध है। अशोक मेहता समिति जो रिपोर्ट है उसका संबंध किससे? शहरी सरकार से, पंचायती राज से, सार्वजनिक निगमों से या नगरीय निगमों से? किससे है साथियों? इसका जो संबंध है वो किससे है? पंचायती राज से है। ऑप्शन नंबर 2 है जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज स्तर के जो हमारी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी उसको 2 स्तरों की बात की थी साथियों। ठीक है, 2 स्तर का सुझाव दिया था, जबकि हमारी पंचायत राज जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है।
ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क। शेर शाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क, ग्रांड ट्रंक रोड, सूरी रोड, अफगान रोड, नेशनल हाईवे 1। तो साथियों शेर शाह सूरी के द्वारा जो बनाई गई सड़क थी वो ग्रांड ट्रंक रोड थी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं। आप जो क्या कहते हैं साथियों, जीटी रोड कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस, गलगंड, रतौंधी। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह का रोग होता है मित्रों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रामसर कन्वेंशन का संबंध आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, वन्य जीवों के संरक्षण से, वन संरक्षण से, उक्त सभी से। साथियों रामसर कन्वेंशन की हम विस्तृत रूप से पहले के प्रैक्टिस सेट में चर्चा कर चुके हैं। आप सभी साथी इस प्रश्न का बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। रामसर जो कन्वेंशन थी वो आर्द्र भूमि अर्थात वेटलैंड्स, नम भूमि के संरक्षण के क्षेत्र के लिए संबंध था साथियों। इसमें नम भूमि, आर्द्र भूमि को चिन्हित करना था और उसके संरक्षण के उपाय करने थे। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, पर्यावरण को दूषित होने से, दूषित पड़े साथ ही इसको दूषित होने से बचाया जाए। तो पर्यावरण शिक्षा से जो आपका अभिप्राय है वो है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। आप सभी साथी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है छात्रों ने कितना और किस सीमा तक ज्ञानार्जन किया, इसका पता लगाया जाता है। छात्रों ने किस सीमा तक ज्ञान को ग्रहण किया है, सीखा है, इसका किसके द्वारा पता लगाया जाता है? मूल्यांकन के द्वारा, परीक्षण द्वारा, अभिलेखों की जांच द्वारा, बुद्धिलब्धि द्वारा। तो साथियों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मूल्यांकन के द्वारा हम छात्रों ने किस सीमा तक ज्ञान अर्जन किया है उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। जो पर्यावरण की जो प्रतियोगिता करवाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? छात्रों को पर्यावरण का विषय का विद्वान बनाना, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना, प्रदूषण के रोकथाम संबंधों उपायों से परिचित कराना, पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना। तो आप सभी साथियों को बता दूं पर्यावरणीय जो प्रतियोगिता होती है उसका उद्देश्य नहीं है, वो है विषय के प्रति विद्वान बनाना। ठीक है मित्रों, कभी भी पर्यावरण की जो विषय है पर्यावरण विषय के प्रति आपको विद्वान नहीं बनाना है, बल्कि बालकों को क्या करना है? समस्याओं के प्रति उसको जागरूक करना है। जो रोकथाम, प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं उसके उपायों से जानकारी देनी है और पर्यावरण के प्रति हमें क्या करनी है? रुचि पैदा करनी है। अगला प्रश्न है शिक्षण की जो प्रोजेक्ट विधि है विद्यार्थी को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है, विद्यार्थी में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है, विद्यार्थी ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, इनमें से कोई नहीं। साथियों सबसे पहले प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक अगर आपसे पूछ ले जाए तो किलपैट्रिक है। आप सभी साथी ध्यान रखें, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है डायरेक्टली भी, कभी कभार प्रतिपादकों से संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। साथियों प्रोजेक्ट विधि में बालक क्या होता है? विद्यार्थी जो ज्ञान ग्रहण करता है उसका आधार निजी अनुभव होता है, बालक खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत इंटीग्रेशन से तात्पर्य है एक प्रकरण को पढ़ाने हेतु विभिन्न विषयों की सहायता लेना, प्रत्येक शिक्षार्थी को स्वगति से उन्नति करने के अवसर प्रदान करना, विद्यालयों में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का संयोजन करना, अनेक विषयों को एक दीर्घ अवधि वाले कालांश में व्यवस्थित कर देना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब है समाकलित, समाहित, समन्वित। आप सभी साथी ध्यान रखें, अर्थात जो पर्यावरण अध्ययन का जो विषय है वो अन्य विषयों से जुड़ा हुआ है और उस इंटीग्रेशन से हम क्या करेंगे? अन्य विषयों की सहायता लेते हुए अन्य विषयों को उसके साथ जोड़ते हुए अध्ययन करवाएंगे बालकों को। ठीक है मित्रों, एक प्रकरण को पढ़ाने हेतु विभिन्न विषयों की सहायता लेना, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षण के लिए उपयुक्त कहानी विधि। जो कहानी विधि है वो क्या होती है? बालकों की याददाश्त तीव्र होती है, बालकों में मिलकर काम करने की भावना का विकास होता है, बालकों की जिज्ञासा की तृप्ति होती है, बालकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा होती है। साथियों पर्यावरण शिक्षण में अगर हम कहानी विधि पढ़ाएंगे, उपयुक्त कहानी विधि, तो उससे बालकों में पर्यावरण के प्रति क्या हो जाएगी? जागरूकता पैदा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है, अर्थात पर्यावरण को विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक समग्र रचना है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, मतलब किससे मिलकर बना हुआ होता है पर्यावरण? जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो साथियों पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक सभी प्रकार के तत्व सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को समूह परियोजना, समूह चर्चा आदि के माध्यम से सिखाती है, क्या कर रही है वो? समूह परियोजना करवा रही है, समूह चर्चा करवा रही है, तो वह किसका अनुगमन कर रही है? प्रतियोगिता के आधार पर सीखने सिखाने का,
मनोरंजन के आधार पर सिखाने का, भाषा के आधार पर सिखाने का, सामाजिक गतिविधियों के आधार पर सिखाने का। साथियों क्या कर रही है, समूह में बांट रही है, अर्थात सामाजिक गतिविधियों के आधार पर सिखाने का प्रयास कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। साथियों एक शिक्षक मूल्यांकन कर रहा है तो आपको कौन सा कार्य करना है, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। आपने जो मूल्यांकन लिया उससे आपको छात्रों को प्रतिपुष्टि देनी है कि आपने कितना सीखा, कितनी कमी है, इसके बारे में जानकारी देना, या फिर छात्रों के बीच तुलना करना। आप दो छात्रों के बीच तुलना करोगे कि इसने आपसे कम सीखा या फिर आपने इससे ज़्यादा सीखा, इस तरह की तुलना। छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना, आप इस तरह के नकारात्मक बयान करते हैं छात्रों के प्रति कि तू कुछ नहीं कर सकता है बेटा, तेरे तो बहुत कम नंबर आए, इस तरह के बयान नहीं देने हैं आपको। तो चौथा है, शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। अब हम मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों को वर्गीकृत करने का और खासकर मंद, कमजोर, बुद्धिमान के रूप में श्रेणीकृत करना कतई नहीं उचित नहीं है मित्रों। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हम छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराएंगे कि आपने किस क्षेत्र में कितना ज्ञान ग्रहण किया है, आप में किस क्षेत्र में कमी है, आपको किस क्षेत्र में मेहनत करने की आवश्यकता है, आपका स्ट्रॉन्ग पक्ष क्या है, कमजोर पक्ष क्या है। इस तरह की फीडबैक हम बच्चों को उपलब्ध कराएंगे ताकि वे और बेहतर ढंग से कार्य कर सके। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। आप प्राथमिक स्तर पर क्या पढ़ाते हैं पर्यावरण अध्ययन, तो उसका क्या उद्देश्य है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित करवाना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। साथियों जो उद्देश्य है वो है हमारा विद्यालय, जो बच्चे जो सीखे विद्यालय में उसको बाहरी अनुभवों से जोड़ना, बाहरी दुनिया से जोड़ना। बालक जो कुछ भी सीखता है विद्यालय के अंदर वो अपने दैनिक जीवन से, अपने वास्तविक जीवन से जोड़कर उनको सीख सके। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यही समाप्त होता है। आप सभी साथियों को हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी साथियों ने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और नीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा मित्रों।